नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंगल, रेडियन, उसके अलावा जो भी डिग्री है वो सारी की सारी नॉलेज काफी डिटेल में पढ़ी थी। तो अब हम लोग यहाँ पर उससे थोड़े से और अपडेट हो चुके हैं, जहां पर इस समय हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ टू मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रीज का सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उनके सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी, आपको समझ आए, लेकिन शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होगी। तो सबसे पहले जो ये वर्ड यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, हम लोग समझ लेते हैं कि इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री नाम के वर्ड को हम लोग तीन तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मैं इसको कुछ इस तरीके से बोलूंगा कि ये जो आपके सामने वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट इसका यहाँ पर आता है ट्राई, उसके बाद अनदर पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है गोनो, और फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास यहाँ पर पार्ट आता है मैट्री। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने इन तीनों के पार्ट्स को आपस में कंबाइन कर दिया तो आपके पास पूरा का पूरा एक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको समझ आया। ट्राई का मतलब आप लोग बड़ी बेसिक सी बातें हैं कि ट्राई का मतलब हम लोग समझते हैं कि कोई भी क्वांटिटीज हमारे सामने अगर 3 में है, 3 के मतलब 3 है, मतलब नॉर्मली 3 है, क्या बोल सकते हो उसके अलावा, तो उसको ट्राई कहा जाता है। जैसे हम लोग ट्राई कलर होता है, हमारा तिरंगा होता है, हमारे सामने मान लीजिए ट्रिपल नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 999 तो 3 बार 9, 444 तो 3 बार 4, ऐसे हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं, या फिर किसी भी क्वांटिटीज या फिर किसी भी डाटा का नंबर हो सकता है। ऐसे हमारे सामने अगर कहीं भी क्वांटिटी ट्राई में लिखी हुई है, इसका मतलब वो 3 की वहां पर बात कर रहा है। तो ट्राई का मतलब बड़ी बेसिक सी बात है, हम लोग समझ सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3। यहाँ पर बात आती है गोनो नाम की। तो गोनो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड। तो आपके सामने बड़ी सिंपल सी बात आ गई कि गोनो का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर गोनो का मतलब हो जाएगा साइड, और मैट्री आपके सामने जो एक वर्ड होता है इसका मतलब होता है मीजर। मैट्री आपके सामने जो वर्ड है उसका मतलब होता है मीजर। तो यहाँ पर अगर आप इस तीनों वर्ड्स को आपस में ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 साइड मेजर, मतलब आपके सामने कोई भी 3 साइड्स होंगी, आप उसका मेजरमेंट करोगे। आप किसी भी 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हो, अगर आप किसी भी 3 साइड का मेजरमेंट करते हो तो आपके सामने वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपके सामने मान लीजिए कोई भी 3 साइड है, तो 3 साइड से बनकर मिलकर क्या बनता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग यहाँ पर 3 साइड का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 3 साइड का मेजरमेंट सिर्फ एक ही चीज का हो सकता है, उसे हम लोगों ने नाम दिया है यहाँ पे ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में ही आपके पास 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल ही एक ऐसा क्लोज फिगर है, मैं क्लोज फिगर की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल ही आपके पास एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसके पास 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि इनडायरेक्टली जो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके सामने कोई भी एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल के बारे में आप जो भी नॉलेज करोगे, जो भी स्टडी मतलब नॉलेज गेन करोगे, जो भी स्टडी आप करोगे, वो सारी की सारी चीज यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री इनडायरेक्टली हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि क्लास 9 से ही हमारे पास यहाँ पर मेरे को लगता है ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। बल्कि अगर एक बेसिक बात करें तो क्लास 6 से ही हम लोग छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि ये ट्रायंगल होता है, ये इसकी 3 साइड होती हैं, इसके नाम ऐसे होते हैं, 3 साइड का सम 180 होता है। ये सारी बातें जो है हम लोग एक बिल्कुल लोअर क्लास के स्टूडेंट को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वहीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस यहाँ पर एक नाम दे दिया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। वो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर अगर हमारे सामने कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखा हुआ आता है तो हमारे मन में सिर्फ वही साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा घूमता है, उसके अलावा कुछ और नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग एक बात करें, मतलब एक थोड़ी एडवांस बात करें, थोड़ी अजीब, आप कह सकते थोड़ी क्रिएटिविटी वाली टाइप की बात करें, तो आप लोग ये कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री कोई नया नहीं है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। अगर आप अपने आसपास कहीं भी 3 चीज देख लेते हो, मतलब 3 साइड्स वाला कहीं कोई भी शेप देख लेते हो, तो वो आपके सामने ट्रायंगल है। और उस ट्रायंगल के बारे में अगर आप लोगों ने कुछ भी पढ़ लिया,
कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी मेजरमेंट कर लिया, उसके बारे में आपने थोड़ी सी भी नॉलेज गेन कर ली या फिर कुछ भी यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी लगा दी उस ट्रायंगल के बारे में, तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपको समझ है? तो आइए हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर सारी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो उम्मीद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड आपको समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है इसका मीनिंग आपको समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है ट्री, ग्योना और मैट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइड, और मैट्री भी एक लैटिन वर्ड है, मतलब मेजरमेंट को मैट्री भी कहा जाता है। तो अगर आपने 3 साइड और मेजर को आपस में मिलाया तो आपके सामने एक सेंटेंस क्रिएट होता है कि आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर किसी भी 3 साइड का मेजरमेंट कर रहे हो, और 3 साइड से इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज बनती है, ट्रायंगल। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का मेजरमेंट करने वाले हैं। ये आपको समझ आया? तो उस ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में जो भी नॉलेज या फिर जो भी स्टडी को गेन करेंगे वो सारी की सारी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री ही कहलाती है। यह हमारे लिए कुछ नया नहीं है, हम लोग बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी बहुत आगे तक पढ़ेंगे। अगर हम लोग अपने आसपास कुछ भी देख लेते हैं ट्रायंगल टाइप का, उसके बारे में कुछ भी काम करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कुछ और नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपको समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर 3 साइड का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रायंगल का पहले शेप बना देते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि अगर ट्रायंगल का शेप बनाए तो वो किस शेप का ट्रायंगल बनाए, मतलब कैसा ट्रायंगल जो होगा उसका शेप, ओरिजिनल शेप कैसा होगा, कैसा हो सकता है। अब वो शेप आपके सामने कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वो शेप आपके सामने कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वो शेप आपके सामने मान लीजिए कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ये भी आपके सामने एक ट्रायंगल ही है। मान लीजिए वो शेप आपके सामने कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। आपके सामने ऐसे किसी भी तरीके का आपने शेप बना दिया, बस उस शेप में कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसके पास 3 साइड्स होनी चाहिए। आप किसी भी टाइप का शेप बना दो, किसी भी डिजाइन का शेप बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहां पर सबसे मेन कंडीशन आपके सामने ये होनी चाहिए कि जब आपने वहां पर उस शेप को बनाया है तो उसके पास 3 साइड्स होनी चाहिए, और 3 साइड्स जैसे ही आ गई आप उसके बारे में कुछ भी सीखना स्टार्ट कर दो, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ भी करना स्टार्ट कर दो, इनके साइड के साथ, एंगल के साथ, डिग्री मेजर कुछ भी करना स्टार्ट कर दो, वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाएगा। उसी चीज को ट्रिग्नोमेट्री कह दिया जाएगा। ये आपको समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि आपके सामने ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं अलग अलग, आप इन ट्रायंगल के बारे में कुछ भी करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी करने का मतलब है कि आप इनका नामकरण कर दो, आप इनके साइड्स के नाम लिख दो, आप इनके एंगल्स को कंपेयर कर लो, आप इनके एंगल्स का सम कर लो, आप इनके साइड्स का रेशियो निकाल लो, आप इनके साइड्स का सम कर लो, साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो इनके बारे में, वो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री ही कहलाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ मीनिंग यही नहीं है कि आपके सामने साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो ट्रिग्नोमेट्री में, इसके अलावा आप ट्रायंगल के अंदर एक कोई भी काम कर लो, कोई भी आप किसी भी तरीके की अपनी क्रिएटिविटी दिखा दो उस ट्रायंगल के अंदर, वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ये आपको समझ है? तो बड़ी सिंपल सी मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्री का। अब आइए, मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने इस वाले शेप को लेके चलेंगे, हम इस वाले को भी लेंगे, इस वाले को भी लेंगे, इस वाले को लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक शेप बनाते हैं ट्रायंगल का। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर शेप बनाया। अब सबसे पहले ट्रायंगल का शेप बनाने के बाद अगर इस दुनिया में किसी भी चीज, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग सबसे पहले उसको नाम देते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। ये आपको समझ आया? चाहे वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके सामने मान लीजिए एक बेबी का बर्थ होता है तो हम लोग उसका नाम देते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक मशीन डेवलप होती है, नई किसी मशीन का क्या बोलते हैं उसे, जो खोजी जाती है, उसको बनाई जाती है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करा जाता है तो उसको कोई नाम दिया जाता है। तो आपके सामने अगर इस दुनिया में कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने का मतलब हम लोग हमारे सामने जो इस ट्रायंगल के कॉर्नर दिख रहे हैं, कॉर्नर मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आपके सामने 3 ही कॉर्नर है, क्योंकि जितने शेप होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं एक क्लोज फिगर में, उतने ही उसके पास कॉर्नर होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ये आपको समझिए, क्योंकि 2 आपके पास साइड होगी तो वो क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा। तो आपके सामने ये जो कॉर्नर से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे, मतलब हम लोग इस ट्रायंगल की नेमिंग करने वाले हैं। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यहां पर होगी
कि अगर आप लोग किसी भी शेप का, किसी भी पॉलीगन का अगर आप लोग नेमिंग करते हैं, पॉलीगन का मतलब समझते हैं ना कि आपके सामने कोई भी एक शेप है जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा साइड है, कोई भी आपके सामने एक ऐसा शेप है जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा साइड है, तो ऐसे डायग्राम को, ऐसे शेप को, मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए, ऐसे शेप को आप पॉलीगन कहते हो, मतलब जिसके पास 3 या 3 से नॉर्मली ज्यादा साइड है। तो आपके सामने ये जो एक ट्रायंगल है इसके पास 3 साइड है, तो आप इसकी नेमिंग करोगे। नेमिंग करते वक्त यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये आती है कि अगर आप किसी भी चीज की नेमिंग करते हो तो आप उसकी नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज करो। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी की सारी चीजें इस यूनिवर्स को कंपेयर करते हुए, यूनिवर्स को अपने माइंड में ध्यान से रखते हुए सारी की सारे काम करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब कुछ इस तरीके से घूमता है, समझ रहे हैं आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमता, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो उसी को फॉलो करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अपने पॉलीगन्स की जो नेमिंग करते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। और मैथमेटिक्स की दुनिया में या फिर फिजिक्स की दुनिया में आपके सामने कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दुनिया में ही घूमते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज दुनिया में घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, क्लॉकवाइज की तरफ मूव करते हैं, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, एंटी क्लॉक की तरफ मूव करते हैं, तो उसको पॉजिटिव यहां पे कहा जाता है। ये आपको समझ आया? तो इसलिए अगर हम लोग किसी भी चीज की नेमिंग करते हैं तो उस चीज की नेमिंग करने का मतलब है कि हम लोग उस चीज की नेमिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये आपको समझ आया? तो आइए देखिए यहां पर सबसे पहले मान लीजिए अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी जनरली अल्फाबेट से। हम लोग किसी भी ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते हैं। अब नाम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए हम लोग इसका नाम बोलते हैं, यहाँ पे राम है, ये श्याम है, ये अमन है, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि नाम ही तो देना था, वो भी तो नाम है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट का नाम दे देंगे ताकि बोलने में ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपको समझ आए? क्योंकि अगर हमें किसी चीज को डिनोट करना है तो इंग्लिश अल्फाबेट काफी बेस्ट ऑप्शन होता है, हम लोग उसको डिनोट उससे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसकी नेमिंग करी और नेमिंग हो गई आपके सामने ये ए। यहां पर भी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आप ऐसे घूमेंगे, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये समझ आए? आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाली डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो हम लोग इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे। तो मान लिया हमारे सामने ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट हमारे सामने सी है। ये आपको समझ आया? तो इस ट्रायंगल को यहां पर एबीसी कहा जाएगा। कहा जाएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल एबीसी है। मान लीजिए मैंने यहीं पर एक अनदर ट्रायंगल बनाया होता कुछ इस टाइप का, मान लीजिए मैंने भी बनाया था वो ये इस टाइप का मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया होता और मुझे उसकी नेमिंग करनी होती मेरे को, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसकी स्टार्टिंग यहीं से करता, मैं उसकी स्टार्टिंग यहां से भी कर सकता था ए, या फिर मान लीजिए मैंने इसका नाम पी दे दिया तो मेरे पास अनदर नेम यहां पर आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। हम लोग एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इसका नेमिंग ऐसे करी है ए, फिर यहाँ पर बी और फिर यहाँ पे सी। ये आपको समझ आया? चाहते तो हम इसका नाम यहाँ ए दे सकते थे, यहाँ बी दे सकते थे, यहाँ सी दे सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, बस उसका नाम बोल देते, लेकिन उसको बोला वैसे ही जाता ए सी बी। अगर हम लोगों ने इस ट्रायंगल का नाम कुछ ऐसे दे दिया होता ए बी सी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको बोला जाता ए सी बी। ये आपको समझ आया? हम लोग मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते। नाम यहाँ पर ए बी सी लिखने पर, एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर ऐसे कोई लिखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाम है। आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ पर जेड लिख दो, यहाँ पर के लिख दो, कुछ भी के फॉर कुछ भी मान लो, और यहाँ पर आर लिख दो, तो ये हो जाएगा जेड के आर। ये आपको समझ, आपने बस इसकी नेमिंग कर दी। नेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसका नाम राम का नाम श्याम बोल सकते हो, श्याम का नाम अमन बोल सकते हो। ये आपको समझ आया? लेकिन उसको बोला उसी तरीके से जाता पी क्यू आर। ये आपको समझ आया? यहाँ पर इसको बोला जाएगा ए सी बी, यहाँ पर इसको बोला जाएगा ए बी सी, ऐसे भी बोल सकते हैं सी ए बी, ऐसे भी बोल सकते हैं बी सी ए। ये समझ, लेकिन बोला आपके सामने जो भी नाम, जो भी इसकी नेमिंग करी जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करी जाएगी। ये समझ आया? आप इसकी नेमिंग जो है
आप चाहो तो ABC भी कर सकते हो, तो ये आपके सामने ट्रायंगल ABC हो सकता है। आप इसकी नेमिंग यहाँ पर BCA भी कर सकते हो, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल आपका BCA हो जाएगा। आप इसकी नेमिंग यहाँ पर CAB भी कर सकते हो, तो ये आपका ट्रायंगल CAB हो जाएगा। लेकिन आप नेमिंग किसी भी तरीके से करो, बस उसकी नेमिंग करनी एंटी क्लॉकवाइज में ही है। उसको जब बोला जाएगा, जब उसको प्रोनाउंसिएशन करा जाएगा, तो वो प्रोनाउंसिएशन उसकी सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करी जाएगी। ये आपको समझ आया? मान लीजिए उसी तरीके से आप इसकी नेमिंग करते, तो इसकी नेमिंग भी ACB हो सकता था, BAC हो सकता था, या फिर CBA हो सकता था। मान लीजिए आप लोग इसकी नेमिंग करते तो ये या तो ये RPQ हो सकता था, या तो ये PQR हो सकता था। मतलब यहां पर इसको बोला जाता कि ये ट्रायंगल यहां पर, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये ट्रायंगल यहां पर PQR है, या तो ये ट्रायंगल यहाँ पर RPQ है, तो इसको यहाँ पर ट्रायंगल RPQ कह दिया जाता, या तो ये ट्रायंगल यहाँ पर ये QRP है, तो इसको यहाँ पर बोल दिया जाता QR और P। तो आप चाहे किसी भी तरीके से नेमिंग करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका नाम राम श्याम और कुछ भी लिख दो, ऐसे करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसकी बोला जो जाएगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन करा जाएगा, वो प्रोनाउंसिएशन उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करा जाएगा। ये आपको समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अब तक जो यहाँ पर नेमिंग करी थी, वो नेमिंग उसके कॉर्नर पॉइंट की थी। जैसे यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग A थी, यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग B थी, और यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट की नेमिंग C थी। अब मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर पॉइंट के अलावा हमारे पास इसके साइड्स भी तो है, क्योंकि जब हम लोगों ने आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बताया था, तो वहां पर ये बताया कि आप लोग 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं। 3 साइड के बारे में कोई कैसा भी मेजरमेंट करते हैं, तो वो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। हमने आपको वहां पर ये बताया था। तो यहाँ पर नेमिंग हमने इसके कॉर्नर की कर दी, लेकिन इसके साइड की नेमिंग नहीं करी है। तो साइड की नेमिंग भी सेम उसी प्रकार से होगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने इस कॉर्नर का नाम A दिया था, तो इस कॉर्नर सिर्फ ये एक जनरली एक सेंस है अपने। हम लोग अब क्या करते हैं, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से हमारे जो ऑथर थे, मतलब जिस मैथमेटिशियन ने हमको इस चीज के बारे में बताया था, उन्होंने इसी चीज को फॉलो करा था। तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो इसके फादर हैं, इस चीज के ट्रिग्नोमेट्री के फादर हैं, वो जो उन्होंने ट्रायंगल के बारे में ये चीजें बताया, वो उसके फादर हैं। तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो जैसे यहां पर उन्होंने ये बोला कि हम लोग मान लीजिए हमें इस साइड की नेमिंग करनी है, तो इस साइड की नेमिंग हम लोग पी ले सकते हैं। मान लीजिए Y फॉर कुछ भी याक ले सकते हैं, Z फॉर जेब्रा ले सकते हैं, K फॉर मान लीजिए क्या होता है, K फॉर क्या होता है, के काइट, K फॉर काइट पतंग ले सकते हैं। ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं। ये आपको समझ आया? लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए आपके सामने अगर ये कॉर्नर A है, कैपिटल A है कॉर्नर A, तो आप क्या करिए, इसके सामने जो भी साइड होगी आप उसको स्मॉल a से डिनोट कर दीजिए, और आप लोग ये कह दीजिए कि इसकी जो साइड है उसका नाम क्या है, स्मॉल a। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से आपके सामने ये कॉर्नर अगर B है, तो इसके सामने वाली जो भी साइड होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल b से डिनोट कर देंगे। ये भी आपको समझ आया? सेम उसी तरीके से ये वाला जो कॉर्नर है वो हमारा C है, तो इस कॉर्नर के सामने जो भी आपके सामने साइड होगी उसको हम लोग स्मॉल c से डिनोट कर देंगे। ये भी आपको समझ आया? बड़ी सिंपल सी बात मैंने यहां पर कह दी। मैंने क्या कहा कि आपके सामने अगर जनरल बात हो रही है, अगर आपको साइड के बारे में नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि जनरल नेमिंग करने के लिए, अगर इस कॉर्नर का नेम A है, कैपिटल A है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, कॉर्नर को कैपिटल A से डिनोट करा है, और कैपिटल से ही डिनोट करा जाता है उसके कॉर्नर को, तभी उसका ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब ये ठीक है, ये बात हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, और उसी से करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल की बात करी है। अगर हम लोग उसको भी स्मॉल से करने लगे, मतलब मन की बात हो जाए, हम चाहे तो स्मॉल से कर दें, हम चाहे तो कैपिटल से कर दें, तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होगी। सामने वाला बंदा देख के सोचेगा कि आपने यहाँ पर ट्रायंगल के कॉर्नर लिखा है, मतलब ट्रायंगल की नेमिंग करी है, या फिर उसकी साइड लिखी है, उसे कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके कॉर्नर को कैपिटल से ही डिनोट करते हैं, और उसकी साइड्स को यहाँ पर स्मॉल लेटर से ही डिनोट करा जाता है। ये आपको समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस वाले कॉर्नर का नाम A था, तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल a, अगर B था तो स्मॉल b, और C था तो स्मॉल c। सामने वाली साइड के ये नेम है।
अब यहां पर ये ए बी और ये जो स्मॉल सी लिखे हुए हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये कुछ और नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझ आया। तो स्मॉल कैपिटल बी से लेकर कैपिटल सी तक, मतलब आपके सामने ये जो बीसी लाइन है, इस बीसी लाइन का कितना डिस्टेंस है, तो वो स्मॉल ए। उसी तरीके से आपके सामने ये जो एसी लाइन है, उस एसी लाइन का डिस्टेंस कितना है, तो वो स्मॉल बी। उसी तरीके से आपके सामने ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन ए बी का डिस्टेंस कितना है, वो स्मॉल सी। तो ये जो आपके सामने स्मॉल ए लिखा हुआ है, स्मॉल बी लिखा हुआ है और स्मॉल सी लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं है, ये आपके सामने लेंथ ऑफ साइड है। जो आपके सामने जो भी साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, उसकी लंबाई के बारे में आपको बता रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 50 सेंटीमीटर की है, या 1012 सेंटीमीटर की है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आपके सामने कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉर्नर है, कॉर्नर की नेमिंग है, कॉर्नर की नेमिंग हमेशा कैपिटल से ही करी जाती है, ये समझ आया, क्योंकि कॉर्नर की नेमिंग से ही हम लोग उसके ट्रायंगल को बुलाते हैं। अगर हमारे सामने यहाँ पर पी क्यू आर लिखा होता तो इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर हो जाता। अगर यहाँ पर ABC लिखा हुआ है तो इस ट्रायंगल का नाम यहाँ पर ABC हो जाएगा, ये आपको समझ आया। जबकि उसकी साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें नहीं पता कि वो कितने यूनिट्स की हैं और हमें एक जनरल मेथड से रिप्रेजेंट करना है, तो जनरल मेथड से हम लोग यहाँ पर उसकी नेमिंग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी करते हैं, और वो कैसे होती है, कॉर्नर के सामने वाले साइड्स को देखा जाता है। मतलब अगर यहाँ पर कैपिटल P लिखा होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल p लिख देता, अगर यहाँ पर कैपिटल Q होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल q, यहाँ पर कैपिटल R होता तो मैं यहाँ पर स्मॉल r लिख देता। ये जो आपके सामने मैंने साइड्स की नेमिंग करी है, ये कुछ और नहीं है, ये लेंथ ऑफ साइड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेकिन चलिए यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी आर नथिंग, ये कुछ और नहीं है, आर नथिंग बट, लेकिन क्या है ये, लेंथ ऑफ साइड्स। तो आपके सामने ये हो गई लेंथ ऑफ साइड्स, ये आपके सामने उस साइड्स की लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, आपको समझ आया, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें समझ लेते हैं वो क्या होती हैं। मतलब उसके ऊपर जब हम लोग ट्रायंगल वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बस ये हम लोगों ने ट्रायंगल का एक बहुत ही मतलब उसका नामकरण करा है कि अगर एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है तो उसका ये नाम है, हम लोग उसको ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी क्रिएटिविटी सीखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो आइए वो सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि मान लीजिए अगर आपके सामने कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर ABC टाइप का है, तो उस ABC टाइप के ट्रायंगल में स्मॉल बी स्मॉल सी, उस ABC टाइप के ट्रायंगल में वो ट्रायंगल आपके सामने तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होगा। ये बात यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रू का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लीजिए संडे के बाद मंडे आता है तो आपके सामने हाँ संडे है तो अगला दिन मंडे ही आएगा, ये बात यहाँ पर ठीक है, इसमें कोई आप कुछ मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हमारे सामने यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो संडे के बाद मंडे आना ही है। उसी तरीके से आपके सामने मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल आपके सामने तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। इसका एक प्रूफ भी है। आप अगर क्लास 9th आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पर आप लोगों ने उसका क्लास शायद पता नहीं कौन सा चैप्टर है, मुझे चैप्टर नहीं पता होता, तो वहां पर एक प्रूफ भी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि आपके सामने ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम जो है वो उसकी तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये आपको समझ है? तो ये यहां पर ट्रायंगल का मतलब होता है। अब आइए देखते हैं थोड़ी सी बातें और। आपके सामने एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में उसकी साइड्स के नाम थे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो वो ये कहता है कि आपके सामने किसी भी दो साइड का जो सम होता है, अगर आप लोग इसका प्रूफ करना चाहें तो क्लास 9th में दिया हुआ है। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, वरना ऐसे बहुत सारे, मैं क्योंकि 9th 10th में नहीं पढ़ाता, वरना ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो है, तो आप लोग किसी का भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपके सामने पसंद आ जाए। कि हाँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट लगनी है। तो ये कहता है कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में उसके किसी भी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा किसी ना किसी तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके सामने कोई भी एक ट्रायंगल है,
वो ट्रायंगल आपके सामने तभी बना होगा, तभी एग्जिस्ट करा होगा जब आपके सामने उसकी किसी भी दो साइड का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड उठा लो, उसका सम करो, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में ये बात यहां पर आ गई होगी कि मान लीजिए एक ट्रायंगल की साइड हम लोग 1 ले लें, एक ट्रायंगल की साइड हम लोग यहां पर 2 ले लें और एक ट्रायंगल की साइड हम लोग यहां पर 10 ले लें, तो फिर तो ये बात गलत हो गई। यहां पर 1 और 2 जो है वो तो 3 होता है और 3 तो 10 से बड़ा होता नहीं है, ये बात तो गलत हो गई। तो ये देखिए मैंने यहां पर क्या कहा था कि आपके सामने किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, तभी आपके सामने वो ट्रायंगल वहां पर एग्जिस्ट करेगा। यहां पर आपके सामने दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। हाँ, 10 1 का 2 से बड़ा है, 10 2 का 1 से बड़ा है, लेकिन 2 1 का 10 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब आपके सामने ये बात गलत है, और ये बात गलत होने का मतलब यहां पर ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आप बना के देख लीजिए, आप ट्रायंगल बना ही नहीं पाओगे। मान लीजिए आपने इसका साइड 1 ले लिया, ये 1 यूनिट का ले लिया, ये आपने यहां पर 2 यूनिट का ले लिया, तो ये कभी भी 10 यूनिट का नहीं हो सकता। आप इसको देख लीजिए, आप इसको फिट्टा लीजिए, आपके सामने जो फिट्टा मतलब स्केल होता है, आप उस स्केल को लेके खींचिए। मान लीजिए इसको आपने 1 यूनिट का कर दिया, सेंटीमीटर का होता है स्केल, तो आप सेंटीमीटर ले लीजिए, इंच का भी होता है, इंच का भी ले लीजिए। यहां पर आपने किसको 1 यूनिट कर दिया, इसको 2 यूनिट कर दिया, तो इसके बीच में जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो कभी भी आपके सामने 10 नहीं होगी, वो 10 से बहुत छोटी होगी। ये आपको समझ आया? तो आपके सामने ये यहां पर बात आती है, वो हमेशा आपके सामने 3 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि 1 और 2 तो आपके सामने 3 हो जा रहा है। तो ऐसे आपके सामने कभी भी ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं, आप बना ही नहीं पाओगे ऐसा कोई शेप, आपके सामने वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बात ये आ जाती है, अब उसको बना के देखिएगा, स्केल लेके बना के देखिए कॉपी में, तो आपके सामने बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है ये कि आपके सामने किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी ट्रायंगल तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये आपको समझ आया? इसका मतलब अगर आपके सामने कहीं पर भी कोई ट्रायंगल दिख जाता है तो वो ट्रायंगल कब बना होगा? वो ट्रायंगल तभी बना होगा जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। बड़ी सिंपल सी बात मैंने यहां पर बोल दी कि जनरली मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई ट्रायंगल दिख जाता है, तो उस ट्रायंगल को देखते ही आप लोग समझ जाइएगा। अगर आप लोग अपनी जनरल लाइफ में कोई भी ट्रायंगल देख लेते हैं तो उस ट्रायंगल को देखते ही आप समझ जाइएगा कि इस ट्रायंगल पे यहां पर अगर आप इसकी 3 साइड में से कोई सी भी 2 साइड ले लें और उसका सम कर दें, जनरली 3 साइड में से कोई सी भी 2 साइड को पिक कर लें जिसका आपका मन करे, और अगर आप उसको सम कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर थर्ड वाली साइड से बड़ा आ जाएगा। ये आपको समझ है? तो ये ट्रायंगल की यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ वाली कंडीशन होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल ए को बोलने का मतलब आप इसको यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल की नेमिंग के हिसाब से बोलते हैं, इसकी लेंथ के हिसाब से बोलते हैं, तो आप यहाँ पर इसका नाम बीसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये ए लाइन है, इस ए लाइन का मतलब यहाँ पर बीसी भी है, तो आप इसको बोल सकते हैं बीसी। ये बी था, बी का मतलब क्या है? ये वाला AC, तो प्लस का AC जो है वो बड़ा होगा किससे? सी का मतलब इस AB से या फिर BA से। ये आपको समझ आया? बड़ी सिंपल सी बात है। AB बोलते हैं क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, किसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ट्रायंगल की सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ट्रायंगल की सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने कुछ इस प्रकार से आती है कि मान लीजिए आपके सामने फिर से कोई भी एक ट्रायंगल है। अब वो अगर आपके सामने कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है तो ये तो बात कंपलसरी है कि उस ट्रायंगल में आपके पास 3 साइडें होंगी, क्योंकि 3 साइडें हैं तभी तो ट्रायंगल बना है। अब आपके सामने जब उस ट्रायंगल में 3 साइडें हैं तो उसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी 2 साइड को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस ले लिया, अगर आपने ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस ले लिया, मॉडुलस का मतलब हम लोगों ने फंक्शन वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा था, क्या कि मॉडुलस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देती है। ये जनरली एक जनरली अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन को समझाना चाहोगे जो कि एक नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, तो आप लोग उसे ये बोलोगे कि भाई मॉडुलस एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करता है, किसी भी नंबर को, वो नंबर चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, किसी भी नंबर को पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकालता है। अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, अगर आप लोगों ने नेगेटिव रख दिया तो वो पॉजिटिव की फॉर्म में ही बाहर आता है। ये आपको समझ आया? तो ये यहाँ पर मॉडुलस की खास बात होती है। तो मैं ये बता रहा था
कि आप लोगों ने ट्रायंगल के अंदर आपके सामने 3 साइड होते हैं, तो आप लोगों ने उस 3 साइड में से जनरली आपने अपने मन की कोई भी 2 साइड को पिक करा। उस 2 साइड को पिक करने के बाद उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करके अगर आपने उसका मॉडुलस ले लिया तो वो हमेशा किसी ना किसी तीसरी साइड से, जो आपके सामने तीसरी साइड बची है, मतलब उस तीसरी साइड से हमेशा वो छोटा होगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आपके सामने एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के अंदर आपके सामने 3 साइडें थी। इन 3 साइड में से आप कोई भी 2 साइड को ले लो और आपस में उन्हें सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करो, उनका मॉडुलस करो, तो वो हमेशा जो है वो तीसरी वाली साइड से छोटा होगा। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड मान लीजिए ABC है, तो आप अगर A में से B सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उसका मॉडुलस ले लोगे तो वो C से छोटा होगा। अगर आप यहां पर मान लीजिए C में से A को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो B से छोटा होगा। अगर आप मान लीजिए यहां पर B में से C को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो A से छोटा होगा। ये आपको समझ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये समझ है आपको, क्योंकि चेक कर सकते हैं इसको। मॉडुलस का मतलब आप लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि मॉडुलस x आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है कि ये प्लस का x देगा जब आपके सामने x 0 से बड़ा है। ये लेकिन ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर आपको इस मॉडुलस वाली बातें बता रहा हूँ तो मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए आपको प्लीज मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक डाल दूं डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे याद रहेगा अपलोड करते वक्त, क्योंकि बनाता मैं पहले हूँ, अपलोड कुछ दिन बाद करता हूँ, तो कोशिश करूंगा मैं फिर भी डाल दूं। लेकिन आपको मॉडुलस पता होना चाहिए। प्लीज आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है, काफी डिटेल में पढ़ा है। मेरा पढ़े कहीं से भी पढ़े, आपको बस मॉडुलस आना चाहिए, बात की बात, बाकी खत्म, बाकी कोई कुछ मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर आपको मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस x आपके सामने प्लस का x देता है जब x 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस x आपके सामने माइनस का x देता है जब x 0 से छोटा होता है। और मॉडुलस x आपको 0 देता है जब x 0 के बराबर होता है। तो उसी तरीके से आपके सामने अगर मॉडुलस का a माइनस का b जो है, मतलब मॉडुलस के अंदर जो a माइनस b लिखा हुआ है वो c से छोटा है, तो यहां पर मॉडुलस वाली बात ये कहती है कि या तो ये a माइनस का b आपको प्लस का देगा या तो ये माइनस का देगा। 0 वाले तो ठीक है कि हाँ 0 होगा, वैसे भी बात सत्य है कि ये 0 भी देगा। मान लीजिए हम लोगों ने इसको रफ करके यही ले लिया, क्योंकि बस इसका नाम ही चेंज करना है, बाकी सब तो वही है ना कि कोई भी 2 साइड ले लो तीसरे से छोटा होगा, कोई भी 2 साइड ले लो तीसरे से छोटा होगा। बात तो सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। देखिएगा, क्योंकि मैं बोलने से ज्यादा अगर आपको लिख के समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पर ये मैं यहां लिख देता हूं मॉडुलस x वाला, कि मॉडुलस x आपके सामने प्लस का x देता है जब x 0 से बड़ा होता है, वो आपको माइनस का x देता है जब x 0 से छोटा होता है, और वो आपको 0 दे देगा जब आपका x 0 के बराबर होगा। ये आपको समझ आया? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये मॉडुलस क्वांटिटी आपके सामने प्लस भी देगी और माइनस भी देगी और 0 भी देगी। मान लीजिए मैंने तीनों ले लिया, ये प्लस का ले लिया मतलब a माइनस का b छोटा हो गया c से, ये माइनस का ले लिया मतलब माइनस का a माइनस b छोटा हो गया c से, और ये 0 ले लिया मतलब 0 छोटा हो गया c से। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, a माइनस b छोटा है c से, आप दोनों तरफ b को ऐड कर दीजिए, ऐसा बोल सकता हूं, या फिर b को उठाकर उस तरफ ले जाइए, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो आपके सामने यहां पर प्लस हो जाएगा, तो a जो है वो छोटा हो गया c प्लस b से। अगली लाइन में आपके पास माइनस की मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का a माइनस माइनस प्लस का b छोटा है c से, माइनस a को उठाकर उस तरफ ले जाइए तो b छोटा हो गया c प्लस a से। यहां पर आपके सामने 0 छोटा है c से, ये बात सही है, क्योंकि c क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ साइड है, किसी भी चीज की लंबाई है। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल बना होगा तो कंपलसरी उसके पास 3 साइड तो होंगी ही, और जब उसके पास 3 साइड है इसका मतलब उन तीनों साइड की कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। वो करेक्ट 0 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल करेक्ट 0 बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट 0 बन गया, तो फिर ट्रायंगल कैसा बन पाएगा? उसके पास 2 ही साइड रह जाएंगी फिर, और 2 साइड से तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाता। ये आपको समझ आया? इसका मतलब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 0 लेस देन c, या फिर इसको बोल सकते हो c इज ग्रेटर देन 0, ये बात सही है, ये यूनिवर्सल ट्रू है कि आपके सामने अगर किसी भी चीज की लंबाई है तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। ये आपको समझ आया?
और यहां पर देखिए आपके सामने सी और ए, फिर से कोई दो साइड है, वो किससे बड़ी है, अनदर साइड, तीसरी साइड बी से। यहां पर आपके सामने सी और बी, फिर से कोई दो साइड है और वो किससे बड़ी है, किसी अनदर साइड, तीसरी ए से। तो ये बात यहां पर यूनिवर्सल ट्रू है कि आपके सामने अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन है, कोई भी मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीन साइडें हैं, तो अगर आप कोई भी दो साइड को लेके उन्हें आपस में ऐड करते हो तो वो हमेशा तीसरे से बड़ी होंगी, और अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस ले लेते हो तो वो हमेशा तीसरे से छोटी होंगी। ये आपको समझ है? तो ये यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में छोटी सी नॉलेज थी जो आपको पता चल गई। ये आपको समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इस चीज को तो काफी अच्छे से जानते हैं कि आपके सामने मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, वो तो ठीक है, मैंने लिख रहा है यहाँ पे। आइए काम की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं एक आपको 11th क्लास के स्टैंडर्ड पे पढ़ाऊं, वरना फिर मैं कुछ अलग ही जाता, आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ाता, लेकिन नहीं, आपको मैं मान लीजिए 11th क्लास के स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ले जाऊं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। ये आपको समझ आया? मतलब पाइथागोरस थ्योरम जिस पे बेस्ड थी। तो जनरली हम भूल जाते हैं क्या पाइथागोरस, हमें नहीं पता, मैंने क्या बोला, छोड़ दीजिए उसको। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका जो वन एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, अनदर आपके पास थीटा होता है, और ये वाला आपके पास 90 माइनस का थीटा होता है। ये आपको समझ आया? नेमिंग उसकी वैसे ही है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर सी। ये भी आपको समझ आया? अब यहाँ पर हम लोगों ने जब इसकी नेमिंग करी है तो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है बेस नाम का। बेस, पहले सबसे पहले बेस को समझ लेते हैं। बेस मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आपके सामने कोई भी एक ऐसी लाइन या फिर कोई भी एक ऐसा प्लेन कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस प्लेन पे बेस्ड हो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस प्लेन पे डिपेंड हो, आपके सामने ऐसी चीज को बेस कहा जाता है। बेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन ऐसी होना चाहिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसी पर बेस्ड होना चाहिए। जैसे जो मान लीजिए मेरा ये हाथ जो या मान लीजिए मैंने अपना ये वाला हाथ इस हाथ के ऊपर रख दिया, तो जो मेरा ये वाला हाथ था वो एक हॉरिजॉन्टल है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने का मतलब मैं बिल्कुल यहाँ पर प्लेन की बात कर रहा हूँ। प्लेन की बात करने का मतलब है कि जो मेरा ये वाला हैंड था वो इस हैंड पे डिपेंड था, इस वाले हैंड पे डिपेंड था, ये वाले हैंड पे डिपेंड था। तो जिस पे डिपेंड था वो एक प्लेन था, वो एक हॉरिजॉन्टल था। इसका मतलब उस लाइन को यहाँ पर बेस कहा जाएगा। ये आपको समझ आया? तो इस वाली लाइन को सिंपल सी मीनिंग में बेस कहा जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल में आप लोग देखिए कि आपके सामने ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल के बावजूद ये एक प्लेन है। बिल्कुल आपके सामने मान लीजिए अगर आप लोग ये ट्रायंगल कहीं पर भी रखा होगा या फिर किसी भी शेप का आपके सामने किसी भी एक प्लेन पर बना होगा, तो जो ये वाली लाइन होगी मतलब जिस पर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बेस्ड होगा, जिस पर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कर दो, अगर मान लीजिए आपके सामने कहीं पर भी एक जमीन पर कुछ ट्रायंगल की शेप का कोई भी डायग्राम बना हुआ है और आप लोग उस डायग्राम को अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो आपके सामने वो इस बेस पर डिपेंड हो जाएगा। तो जिस बेस पर वो, जिस प्लेन पर वो डिपेंड होगा, उसी प्लेन को वहां पर बेस कहा जाएगा। इसका मतलब ट्रायंगल की इस वाली लाइन को यहाँ पर बेस कहा जाता है। और ज्यादातर जनरली किसी भी ट्रायंगल की लाइन हो, आपके सामने कोई भी ट्रायंगल की लाइन होगा तो उसकी इस वाली लाइन को वहां पर बेस ही कहा जाएगा। लेकिन इन दोनों लाइन का नाम हमेशा उस ट्रायंगल में वही नहीं होगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो मैं यहाँ पर इनकी नेमिंग बताने वाला हूँ वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होंगे, बाकी किसी अनदर ट्रायंगल में उनकी नेमिंग ऐसी नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस वाली लाइन के समझते हैं। आपके सामने अगर कोई भी एक लाइन अपने बेस पर गिरती है और वो 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर यह बोला कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी एक लाइन है और वो अपने बेस पर गिरती है, मतलब बेस पर एक वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है। समझ सकते हो, आपके सामने कोई भी एक बेस है, उस बेस पर एक वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है, और वर्टिकल लाइन खड़ी होने का मतलब वो वर्टिकल लाइन खड़ी होने के बाद उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो लाइन आपके सामने 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस वाली लाइन को यहाँ पर परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसका मतलब ये वाली जो आपके सामने लाइन है परपेंडिकुलर,
ये जो आपके सामने यहाँ पर ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन ने इस BC पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर है किस चीज पर, BC पे। उल्टा भी बोल सकते हो कि BC परपेंडिकुलर है किस चीज पर, AB पे। ये आपको समझ आया, AB है ना, हाँ AB है, ये आपको समझ आया। AB ने क्या करा, BC पर जब वो स्टैंड हुई तो उसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। सिंपल सी बात है कि AB आपके सामने BC पर आकर गिरी और उसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपके सामने कोई भी लाइन अगर किसी भी लाइन पर आके टच होती है, गिरती है या फिर उस पर खड़ी है, डिपेंड है, कुछ भी बोल सकते हो, अपनी अपनी भाषा है, तो उस पर आकर अगर वो लाइन गिरती है और 90 डिग्री का एंगल बना लेती है, उसको टच होने के बाद अगर वो 90 डिग्री का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अगर वो उस पर टच होने के बाद 90 डिग्री का एंगल बना लेती है तो ऐसी लाइन को वहां पर परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये आपको समझ आया। आगे बात करते हैं इस वाली लाइन पे। अब आपके सामने ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर वाली लाइन को और बेस वाली लाइन को टच कर रही है, मतलब इसको यहाँ पर उसके कॉर्नर पे यहाँ पर भी टच कर रही है और यहाँ पर भी उसको कहीं ना कहीं टच कर रही है। मान लीजिए लाइन आगे गई होगी तो यहाँ टच कर रही है, नहीं गई है तो फिर उसको कॉर्नर पे ही टच कर रही है। वैसे ये लाइन अगर आगे गई होगी तो यहाँ टच कर रही है और नहीं गई होगी तो उसको यहाँ कॉर्नर पे ही वो टच कर रही है। तो ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर और बेस को किसी ना किसी पॉइंट पर आपस में आकर टच करती है, उस लाइन को हाइपोटेनियस वहां पर कहा जाता है। हाइपोटेनियस का मतलब होता है एक स्लैंट लाइन, एक बिल्कुल ऐसे तिरछी लाइन जो कि परपेंडिकुलर और बेस को आपस में कहीं ना कहीं आकर किसी ना किसी पॉइंट पे टच जरूर करती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हाइपोटेनियस का मतलब होता है एक स्लैंट लाइन, तिरछी रेखा किसे बोलते हैं, शायद स्लैंट का मतलब ही तिरछा होता है। एक ऐसी तिरछी रेखा बोलूंगा मैं, एक ऐसी आपके सामने ये इस शेप की लाइन, स्लोप टाइप की तिरछी लाइन आपके सामने जो कि परपेंडिकुलर और बेस को आपस में आकर किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर जाए, उस लाइन को वहां पर हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो इसका मतलब इस वाली लाइन का आपके सामने क्या नाम आ गया, इस वाली लाइन का नाम आ गया हाइपोटेनियस। कोई पूछे ना अगर कि इनका मतलब क्या होता है तो बता देना, ऐसे नहीं कि नहीं। मान लीजिए किसी ने पूछा कि बेस क्या होता है तो आपके सामने अगर उसने बेस बोला तो कॉपी पेन नीचे रखा होना चाहिए और मुंह अपने आप चलते चले जाना चाहिए कि बेस ये होता है। किसी ने परपेंडिकुलर पूछा तो आपके सामने अपने आप मुंह चलते चले जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपोटेनियस ये होता है। ये आपको समझ आया, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में हम लोग जब इस चीज को पढ़ रहे हैं, मतलब इस ट्रायंगल का हम लोगों ने जो साइड थी उसके नाम भी दे दिए कि चलो हम लोग इसको बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसके नाम हम लोगों ने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी यहाँ पर इस वाले डायग्राम में दिया हुआ है, हो तो कुछ भी सकता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं। मैथमेटिक्स से भाई मैथमेटिशियन है, हमसे पहले या फिर हम जो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं मैथमेटिशियन, वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी। वो मैथमेटिशियन का एक दूसरा नाम अगर आप लोग कहना चाहो तो क्रिएटिव कह सकते हो, क्रिएटिव पर्सन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर जब अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि क्या हो अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल लें, क्या हो कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाल लें। अच्छा, हर बार परपेंडिकुलर ही क्यों लें, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल लें, हम लोग बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निकाल लें, हम लोग हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल लें, हम लोग हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो निकाल लें। मतलब ये जो आपके सामने यहाँ पर तीन साइड दी हुई है, इस तीन साइड में जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है रेशियो निकालने की, क्या होगी अगर हम उन सारे के सारे रेशियो को निकाल लें। भाई मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल की नॉलेज को गेन कर रहे हैं कि ट्रायंगल का कैसा बिहेवियर होता है, तो हम लोग तो कुछ भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोगों ने क्या करा कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हाइपोटेनियस है और ये जो बेस है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग इनके रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो का मतलब मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहले परपेंडिकुलर को पकड़ा और परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ भी निकाला और परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ भी निकाला। अगली बार हम लोगों ने क्या किया, यहां पर बेस को पकड़ा और बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ भी निकाला और बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ भी निकाला।
फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हाइपोटेनियस को पकड़ा और हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ भी निकाला और उसी हाइपोटेनियस का रेशियो बेस के साथ भी निकाला। मतलब हम लोगों ने उसके रेशियो जब निकालना शुरू किया, एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो निकालना शुरू किया, मतलब हम लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते चले गए। पीछे भी हम लोग वही काम कर रहे थे, यहाँ पर भी कर रहे हैं। इवन पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ही आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है। अगर आप लोग क्रिएटिव पर्सन होते हो तो वो क्वेश्चन होता है जो आपके सामने थ्योरेटिकल पार्ट होता है, आप लोग उसे बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आप लोग नहीं होते तो नहीं कर पाते। तो वो सारा का सारा क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाई गई और वो ये बोला गया कि क्या होगी अगर हम लोगों ने उसके साइड्स का रेशियो निकाल लिया तो क्या मतलब क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। अब उसके बारे में हम लोगों ने क्या करा कि डिस्कवर मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट क्या बोलते हैं उसे, खोज करना, पता नहीं भूल गया मैं क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो हम लोगों ने उसको स्टार्ट करा उसकी खोज करना। तो खोज करते वक्त हम लोग क्या कर रहे थे कि जगह जगह हम लोग इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा बोलते जा रहे थे, जो कि एक बड़ी मतलब हार्ड सी डेफिनेशन थी। मतलब एक हार्ड सा मतलब था इसको बोलने का कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, नहीं बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बोलना काफी हार्ड पड़ता है। ये आपको समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके रेशियो के भी नाम देने वाले हैं। अब रेशियो के नाम कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिस तरीके से आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि आपके सामने जो एक ट्रिग्नोमेट्री थी वो स्टार्ट आपके सामने इंडिया से ही हुई थी। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में पूर्वज थे, वो ट्रिग्नोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा मतलब माहिर थे, कह सकते हो बहुत ज्यादा ही एडवांस पर्सन थे। तो क्या करा कि वहां से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने इसको, ये पूरी की पूरी कहानी मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताई थी, पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद वहां से वो निकल के अरेबिक में गई, फिर उसे लैटिन वालों ने ले लिया, फिर उसके बाद वो एक मॉडर्न भाषा बन गई, फिर हम लोग उसे एक्सेप्ट करते चले गए। मैंने कुछ ऐसा बताया था आपके सामने। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, एक संस्कृत में एक वर्ड यूज होता है, इसका मतलब अर्धज्या। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ डायग्राम बना के, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्कल बनाया 1 यूनिट का कोई भी एक सर्कल बनाया और ये उसका यहाँ पर एक सेंटर है O नाम का, और यहाँ पर हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ये वाला A और ये वाला B, और क्या करें इस पॉइंट A और B को आपस में मतलब कंबाइन करा। तो इस वाली लाइन को यहाँ पर कॉर्ड कहा गया। कॉर्ड का मतलब होता है त्रिज्या, क्या बोलते हैं, चाप। कॉर्ड का मतलब होता है चाप। फिर हम लोगों ने क्या करा, इस पॉइंट O को और इस पॉइंट A को आपस में मिलाया, और उसी तरीके से हम लोगों ने इस पॉइंट O को और इस पॉइंट B को भी आपस में मिलाया। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, मैंने कुछ नहीं बताया। एक सर्कल बनाया, उसके बीच में सेंटर, जब सर्कल बनाया तो कहीं ना कहीं उसका तो सेंटर हो गई, तभी सर्कल बना है। हमने क्या करा, उस सर्कल पे कोई 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट A और एक पॉइंट यहाँ पर B। ये भी आपको समझ आया। अब हमने क्या करा कि इस पॉइंट O को और इस पॉइंट A को आपस में मिलाया। फिर उसी तरीके से हमने क्या करा, इस पॉइंट O को और इस पॉइंट B को आपस में यहाँ पर मिलाया। ये आपको समझ आया। अब क्या करा कि हम लोगों ने यहाँ से इसका एक डायमीटर बनाया कुछ इस टाइप का। ये समझ आया? तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो आपके सामने रेडियस है। ये भी आपको समझ आया। तो जो ये वाले आपके सामने यहां तक की जो लेंथ है, मतलब जो इस वाले कॉर्ड की, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इस वाले कॉर्ड की जो सिर्फ इतनी सी लेंथ है, मतलब इस वाले चाप का जो सिर्फ इतनी सी लंबाई है, वो अर्ध चाप बोल सकते हो या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो वहां पर जो पुराने टाइम पे संस्कृत में मतलब कहा जाता था, उसको कुछ ज्या टाइप का बोला जाता था। अर्ध ज्या, को ज्या, त्रिज्या, मतलब कुछ ऐसा करके। रेडियस को त्रिज्या तो मुझे भी पता है, तो उसको ऐसा ज्या टाइप का कुछ बोला जाता था संस्कृत की भाषा में। क्योंकि हम लोग जो पहले हमारा जो इंडिया में था, उस पहले संस्कृत ही ज्यादा वो था, बहुत ही फेमस था। इवन हम लोग शायद संस्कृत में ही बातें करा करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा कि उसकी आधा कोड ले लिया, हाफ कोड ले लिया। समझ रहे हो ना? हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर इसका ये वाला हाफ कोड ले लिया, तो ये हमारे सामने परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारे सामने हाइपोटेनियस बन गया। अच्छा, ये मत समझना कि ये थोड़ा सा तिरछा है, वो तो मैंने यहाँ पर लिया। अगर आप लोग ऐसा बनाते तो बिल्कुल सीधा होता। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने इसको बेस लिया, तो ये कुछ हमारे सामने परपेंडिकुलर टाइप का बन गया। हमारे सामने ये रेडियस 1 यूनिट का है, तो हाइपोटेनियस तो नॉर्मली सी बात है कि हमारे सामने 1 हो गया ना, क्योंकि ये 1 यूनिट का है। तो सिर्फ क्या बचा, ये P बचा। चलिए वो सब छोड़ दीजिए।
हमारे सामने जो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी नेमिंग करी है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो ये वाला जो है वो आधा कोड लिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये हाफ कोड लिया है। तो इसी हाफ कोड को शायद संस्कृत की भाषा में इतना तो नहीं पता, मैंने भी डिक्शनरी का यूज करा था, मैं आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मैं अपने बगल में लगा दूंगा आपको, मैंने इंटरनेट से जो स्क्रीनशॉट लिया उसको दिख भी रहा होगा आपको कि वो आपके सामने हाफ कोड है। तो हाफ कोड का मतलब आप देख सकते हैं, जो आपको लाइन दिख रही है वो हाफ कोड है। हाफ कोड होने का मतलब आपको जो संस्कृत में है उसको यहाँ पर शायद अर्ध त्रिज्या का अर्धज्या कहा जाता था संस्कृत में, यहाँ पर हाफ कोड को अर्धज्या कहा जाता था। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा अर्धज्या, हम लोग उसको बार बार बोल रहे थे, तो हम लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जीवा बोला, हम लोगों ने उसका एक नाम दे दिया जीवा। जीवा का मतलब क्या हो गया, अर्धज्या, कि हमारे पास वो आधी ज्या है, मतलब हम लोग ये वाली डिस्टेंस को लेकर चल रहे हैं, पूरे की पूरी कोड के मुकाबले सिर्फ उसकी हाफ कोड को लेकर चल रहे हैं। तो अर्धज्या तो बोलना कठिन होता ना, तो हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसका नाम यहाँ पर जीवा दे दिया। तो जब तक इंडिया में यूज हो रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तब तक हम लोग उसका नाम यहाँ पर जीवा दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि अरेबिक वाले आए, अब अरेबिक वाले हमसे ज्यादा एडवांस निकले, मतलब जो मोमडन थे इस्लामिक स्टेट में, ईरान टाइप, ईरान या इराक है, ईरान है शायद, ईरान वाले हमसे ज्यादा एडवांस निकले, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मामले में। इजिप्टियंस थे, फिर वो तो पता नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जीवा का नाम जो है वो यहाँ पर उन्होंने जीवा कह दिया, जीवा, JIB और A, जीवा, उन्होंने यहाँ पर जीवा कह दिया। अब इस्लामिक आ गया। अब इस्लामिक से भी आप समझते हैं ना कि जिसकी ज्यादा पावर होती है राज उसी का चलता है, तो सेम उसी तरीके से फिर इस्लामिक के बाद यहाँ पर हमारे सामने जो मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश पर्सन बोल सकता हूँ मैं, अंग्रेज टाइप का, मतलब जो इंग्लिश पर्सन थे वो हुए। फिर उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा जीवा जो नाम का एक वर्ड है, मतलब ये हाफ कोड ले रहे हो, इसका मतलब होता है ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का मतलब जो छाती मतलब होता है, ये जीवा का मतलब होता है इस्लामिक उस भाषा में। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो छाती को साइनस कहा जाता है, SINUS, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो जो जीवा का मतलब ब्रेस्ट होता है, तो ब्रेस्ट को तो हमारे यहाँ पे साइनस कहा जाता है, तो हम लोग जीवा नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, इसको साइनस कहेंगे। तो साइनस से फिर आपके सामने साइनस, साइनस बोलना कठिन था, तो हम लोगों ने वहां पर क्या कर दिया कि साइनस को हटा के साइन बना दिया, SINE, साइन। ये भी आपको समझ आया। अब साइन भी लिखना कठिन हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसका SIN सिर्फ साइन बना दिया। तो ये बातें यहां से सारी आ रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ये हमारे सामने रेशियो था, हम लोग इस रेशियो का नामकरण करेंगे। नामकरण करने में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे सामने यहाँ पर जैसे अर्धज्या था, अर्धज्या से जीवा बना, जीवा बना, फिर साइनस बना, फिर साइन बना। उसी तरीके से कोस का होता है कोज्या, हमारे सामने एक अगला वर्ड आता है कोस, कोस का मतलब कोज्या, उसका मतलब ये बेस वाली लाइन होती है। फिर आपके सामने वो आता है वो स्पर्श त्रिज्या वाली लाइन, स्पर्श त्रिज्या का मतलब जो छूके जाती है, जैसे ये वाली लाइन जो आपके सामने है वो स्पर्श त्रिज्या है, समझ रहे हो ना। मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा सा, जैसे ये भी हो गया क्या, एक सेकेंड, ये जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये वाला शेप यहाँ पर आपके सामने बनाया, ये वाला शेप आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पर डायग्राम में दोबारा लगा दूंगा, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये वाली शेप आपके सामने है, वो आपके सामने सर्कल कुछ इस टाइप का था। तो आपके सामने ये वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन को यहाँ पर अर्ध त्रिज्या कहा गया था, हाफ कोड, मतलब लिख देता हूं, चलिए मैं, अर्धज्या कहा गया था इसको, अर्धज्या, इसको यहाँ पर कोज्या कहा गया था, कोज्या, और इसको यहाँ पर कहा गया था कि अर्धज्या, कोज्या, और इसको क्या, स्पर्श, इसको यहाँ पर कहा गया था स्पर्श त्रिज्या या स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मतलब छू कर जाती है लाइन, और वही फिर उसकी भाषा से कि ये इसके बराबर होता है, वो ऐसा कुछ करके हमारे सामने आ गया था, इसको कहा गया था स्पर्शज्या। मतलब वही साइन की अगर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं तो उसको अर्धज्या ऐसा कहा गया था। तो ये जो ये पूरी की पूरी आपके सामने कहानी निकल रही है, उस कहानी से फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने ये निकलता है कि यहाँ पर जो हम लोग हमारे सामने ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हम लोगों ने क्या करा, रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब हम लोगों ने परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ, बेस के साथ, दोनों के साथ, फिर हाइपोटेनियस का बेस के साथ भी, परपेंडिकुलर के साथ भी, फिर बेस का परपेंडिकुलर के साथ भी, हाइपोटेनियस के साथ भी। तो जगह जगह ये बोलने से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी संस्कृत की जो हमारे इंडियन एंशिएंट में जो हम हमारे जो मैथमेटिशियन थे, जो जिन्होंने हम लोगों को ये दिया था, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके ही आइडिया को हम लोग स्टोल कर, मतलब जो ये आए थे इस्लामिक और फिर उसके बाद अंग्रेज, उसको स्टोल करके मतलब चुरा के उन्होंने क्या करा
करा कि उसी से मिलते जुलते नाम, मतलब उसी के मीनिंग वाले नाम से अपना नाम बना दिया कि अब पूरी की पूरी दुनिया में इस लैटिन वर्ड मतलब उन्होंने बना दिया कि हम लैटिन भाषा में इसे ये कहेंगे, इंडियन में हम लोग इसे ये कहते थे, इस्लामिक में उसे कुछ वो कहते थे। तो ज्यादा राज किसका हो, मतलब ज्यादा पावरफुल फिर वो हो गए अंग्रेज टाइप के। तो फिर हम लोग क्या करने लगे कि उसको पूरी के पूरे यूनिवर्स ने साइन को, अर्थ ज्या को साइन के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या करा कि उस तरीके से जो आपके सामने ये रेशियो है, जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ है। अब जगह जगह P अपॉन H बोलने में कठिनाई होगी, तो हम लोगों ने क्या करा कि इसका नाम बोल दिया SINE साइन, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब साइन। उसी तरीके से अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कहीं पर भी मिल जाएगा रेशियो, तो हम लोगों ने उसका नाम दे दिया मतलब कोसाइन। समझ रहे हो ना, आप कोसाइन को कोस भी कहा जाता है, क्योंकि जगह जगह कोसाइन 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 तो लिखा नहीं जाएगा, तो उसको हम लोगों ने कोस बोल दिया। अब जगह जगह SIN साइन भी नहीं लिखा जाता, उसे सिर्फ SIN साइन ही कह देते हैं, 3 अक्षर का। फिर हम लोगों ने क्या करा कि मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं डायग्राम को। फिर हम लोगों ने यहां पर क्या करा, क्या इस बार हम लोगों ने ये साइन साइन फिर हम लोगों ने क्या करा, इस बार यहाँ पर परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ निकाला, तो उस चीज को हम लोगों ने वहां पर टेन बोल दिया कि उसको टेंजेंट होता है असली में, जो कि मैं बता रहा था स्पर्शज्या वाला लाइन। स्पर्शज्या का मतलब टेंजेंट, छू के जा रही है, तो टेंजेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेन बोला जाता है। फिर हम लोगों ने क्या करा कि इन्हीं का रेशियो अपोजिट लेना स्टार्ट करा। अपोजिट लेने का मतलब जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ है, तो हम लोगों ने हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ मतलब अपोजिट ले लिया। भाई क्रिएटिविटी है, ऐसा हो सकता था, हाइपोटेनियस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ निकल सकता था, हमने निकाला, तो उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर कोसेकेंट दिया, मतलब उन लोगों ने कोसेकेंट दिया। हमारे यहाँ तो उसको पता नहीं क्या, शायद कोज्या या फिर कोअर्धज्या कहा जाता, कोअर्धज्या कहा जाता था। तो उसी से को से सीओ को, फिर अर्धज्या सेकंड, ऐसे कुछ मतलब टाइप का बना, जिसको हम लोगों ने कोसेक कहा। फिर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हाइपोटेनियस का रेशियो बेस के साथ निकाला, जिसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड दिया, सेकंड का मतलब जो कि सेक बन गया। फिर हम लोगों ने क्या करा, बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ निकाला, जिसका नाम हम लोगों ने कोटेंजेंट दिया, और कोटेंजेंट हमारे सामने कोट बन गया। तो ये अलग अलग नाम हमारे सामने बन गए। अब 3 हमारे सामने साइड है, तो उससे सिर्फ 6 ही रेशियो बनाए जा सकते हैं, तो उसके नाम हम लोगों ने अलग अलग ऐसे दे दिए। अब आपके सामने यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि ये जो भी साइडें यहाँ पर दी हुई हैं, वो साइड ऐसी नहीं है। आपके सामने ये एक ट्रायंगल बना होगा, इस ट्रायंगल में ये आपने इसकी नेमिंग करी होगी यहाँ पर ABC टाइप की, फिर यहाँ पर आपने उसकी स्मॉल साइड्स के नाम दिए होंगे। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये थीटा था, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन रहा था, पर ये परपेंडिकुलर था, आप लोग देख भी सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। फिर ये वाला आपके सामने बेस था, और ये वाली लाइन आपके सामने हाइपोटेनियस थी, तो आपने ऐसे रेशियो निकाला। तो आप रेशियो निकाल रहे हो इस थीटा को ध्यान में रखते हुए कि थीटा के सामने आप लोगों ने ये लाइन लेके चल रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर बन जा रही है। अगर आप लोग क्या करो कि इसको थीटा ना लेके इसको थीटा मान लो, थीटा मतलब आपके सामने कोई भी एंगल है, आपको नहीं पता वो एंगल क्या है, तो हम लोगों ने थीटा बोल दिया, अल्फा बीटा गामा ABC कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोगों ने क्या करा कि अगर इसको थीटा मान लिया, तो इसको थीटा मानने का मतलब अब हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वो है तो अभी भी यहीं पे, लेकिन अब बेस ये हो गया क्योंकि थीटा इसके ऊपर बन गया, जिसके ऊपर भी हमारा एंगल बनता है। जब हम लोग 3.1 पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा था कि जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारा एंगल बनता है उस लाइन को हम लोग बेस कहते हैं। जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर हमारा एंगल बनता है, मतलब जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर आप लोगों ने इतना एंगल उसको बना दिया, उसको इतना रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल आपके सामने बना वो इस पर बना, इस प्लेन पर बना, तो उसको बेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला थीटा जो है वो इस वाली लाइन पर बना, तो इस वाली लाइन को यहाँ पर बेस कह दिया जाएगा। ये आपको समझ आया। अब ये वाली लाइन जो है इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिर रही है, अब ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिर रही है, तो इस लाइन को यहाँ पर परपेंडिकुलर कह दिया जाएगा। ये तो हाइपोटेनियस अभी भी सेम है, ये आपको समझ आया। तो फिर वही बात है आपके सामने यहाँ पर ये जो नाम है साइन कोस टैन कोसेक सेक, ये कुछ और नहीं है, ये साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब है कि आप लोगों ने इस परपेंडिकुलर का रेशियो इस वाले हाइपोटेनियस के साथ निकाला। यहाँ पर ये कोस नहीं है,
कोस थीटा है, कभी भी आपके सामने COS नहीं लिखा होगा, आपके सामने कोस थीटा लिखा होगा। अगर वो कोस लिख देता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोस का कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ को अर्ध त्रिज्या है कि आपके सामने एक बेस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि अगर आपके सामने कोस थीटा लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि थीटा उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इसलिए रिप्रेजेंट करा है ताकि आप लोग परपेंडिकुलर और बेस में डिफरेंस समझ जाओ। हाइपोटेनियस तो आपके सामने वही रहता है, ये आपको समझ आया। अगर थीटा यहां तो परपेंडिकुलर यहां, अगर थीटा यहां तो परपेंडिकुलर यहां, अगर थीटा यहां तो बेस यहां, और अगर थीटा यहां तो बेस यहां, मतलब जिससे थीटा टच हो रहा है वो वाली लाइन आपके सामने बेस है, सामने वाली लाइन आपके सामने हाइपोटेनियस है। ये आपको समझ आया। तो आपके सामने कभी भी कोस नहीं लिखा होगा, वो कोस थीटा लिखा होगा। कोस थीटा का मतलब है कि आपके सामने इस वाले थीटा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो आप लोगों ने इस वाली लेंथ को इस वाली साइड को डिवाइड कर दिया, मतलब रेशियो निकाल लिया इसके साथ। जैसे मान लीजिए इसका रेशियो यहाँ पर 1 था और इसका रेशियो यहाँ पर 3 था, तो आप लोगों ने 1 का रेशियो निकाल लिया अब 3 के साथ, तो इसी 1/3 को यहाँ पर कोस थीटा कहा गया है। ये समझ आया। मान लीजिए इसका रेशियो यहाँ पर 2 था, इसका रेशियो यहाँ पर 5 था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये रहा, ये आपको समझ आया। तो ये जो आपके सामने 2/5 बना है, इसी 2/5 रेशियो को कोट मतलब कोटेंजेंट कहा गया था। तो ये आपके सामने कभी भी सिर्फ साइन, सिर्फ कोस, सिर्फ कोट, टैन, कोसेक ऐसे नहीं होता, उनके साथ कोई ना कोई एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे कुछ भी लगा होगा। ये आपको समझ आया। तो ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत थोड़ा सा बेसिक था कि ट्रिग्नोमेट्री में को आज यही बताना था आपको। इतना देर मैंने आपके लिए इसलिए लिया ताकि आप समझ जाओ कि ये जो हम लोग बचपन से रट लेते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बराबर ये, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होते ही हम लोग सीधा यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि भाई साइन थीटा का मतलब ये होता है, कोस का नहीं, ये नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और वो ये है, उसके पीछे का रीजन भी है। तो ये सारी चीजें आप लोग इनको समझा करो, ये समझा, सिर्फ रटना और वो करना जरूरी, बस ऐसे पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना जरूरी नहीं है, उसको सीखा करो, उसको फील किया करो। ये आपको समझ आया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक सा पार्ट फर्स्ट था, इसके बाद हम लोग इसके पार्ट सेकंड में मिलेंगे। तो आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो कमेंट करके फीडबैक दो, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, जो भी मेरी गलती हो या फिर जो भी मेरे को आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट करके फीडबैक दो। लाइक मत करो लेकिन फीडबैक दो। अब लाइक का नाम लिया है तो लाइक भी कर ही दो, लेकिन फीडबैक जरूर दो और सब्सक्राइब करो अगर ऐसे वीडियो को देखना हो, अच्छा लग रहा है, पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है तो फीडबैक सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।